महाराष्ट्र की धरती पर राजनीतिक विषाद बीत चुकी है और इस रण क्षेत्र के धुरंधर मैदान जंग में आ चुके हैं। उसमें कई बड़े ऐसे नेता है जो कई बार महाराष्ट्र की धरती से मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है और वो भी अभी मैदान जंग में है। हालांकि इस बार कुछ नवाचार है क्योंकि छः जो नेता है उस मैदान जंग में उतर चुके हैं और आने वाले 20 तारीख इस बात को तय करेगी कि आखिर कौन सी पार्टी किस करवट बैठती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करना चाहता है मुख्य नायक उसी सीरीज के संदर्भ का तीसरा महा एपिसोड, जिसके संदर्भ में मैंने आपको अवगत कराया था कि महाराष्ट्र चुनाव यानी कि 20 नवंबर तक या यूं कहे कि 23 नवंबर के विशेष कार्यक्रम के या विशेष एपिसोड तक मुख्य नायक आपको महाराष्ट्र की एक एक नब्ज बताएगा और ये टटोलने का प्रयास करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री और किस पार्टी इस बार जीत का शायरा बांधती है। और बात करेंगे हम महाराष्ट्र में कौन से मुद्दे छाए रहे हैं जो आने वाले चुनाव पर विशेष तौर पे प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो या फिर अपराध। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इन दिनों अपराध के घर में है और अपराध के दज में आ चुकी है और कहीं 1992-93 की उस अंडरवर्ल्ड की ओर तो नहीं जा रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र के उन धुरंधर नेताओं की जिन्होंने कई बार जो राजनीति का सदुपयोग कहे या तो फिर षड्यंत्र कहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का काम किया और उसमें चाहे वो शाम दाम और दंड भेद हो। और इसी प्रकार के कौटिल्य या विष्णुगुप्त की जो बात हम कहेंगे उसके जो पुराने खिलाड़ी है वो है एनसीपी के पूर्वधा और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में, जी हाँ, शरद पवार के संदर्भ में बात करना चाहता है मुख्य नायक। क्योंकि शरद पवार की वो शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति कालांतर में घूमती थी और वर्तमान में भी वो एक अच्छा महाराष्ट्र में सीधा या अच्छा प्रभाव रख सकते हैं। क्योंकि 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान जो उनकी एनसीपी थी, एनसीपी पार्टी ने इतना ज़बरदस्त बदलाव किया जिससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हक्के बक्के रह गए और महाराष्ट्र की स्थिति बदल दी गई। क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से सरकार बनी। सरकार बनने ही वाली थी कि एक ऐसा समय आया कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया और रातों रात एनसीपी के सहयोग से सरकार बना दी गई। हालांकि उनके मंसूबे जिस प्रकार कामयाब हुए, लेकिन उनने जो चाल जो बिसात बिछाई थी, शतरंज की बिसात बिछाई थी, राजनीति के मैदान में असफल सिद्ध हुई क्योंकि उन्हीं के साहब ने बगावत की और महाराष्ट्र की धरती पर बगावत के सूर जोर पकड़ने लगे और समय ये आया कि जो शिवसेना है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग बनी और शिंदे गुट की शिवसेना अलग बनी। हालांकि चुनाव आयोग ने उस दौरान उनकी कड़ी परीक्षा ली और विभिन्न तथ्यों के आधार पर शिवसेना को कहा कि ये शिंदे ग्रुप की शिवसेना असली शिवसेना है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो फिर सच्ची शिवसेना और झूठी शिवसेना यानी वास्तविक शिवसेना और जो नवीन बना गई उस शिवसेना का फैसला वहाँ की जनता जनार्दन ने कर दिया और शिंदे गुट को मोखी खानी पड़ी। उसी तारतम्य में एनसीपी, जी हाँ, शरद पवार के भतीजे, उन्होंने भी इस प्रकार काम किया और एनसीपी के भी दो टुकड़े हो गए। शरद पवार गुट अलग हो गया और अजीत पवार गुट अलग हो गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में फिर महाराष्ट्र की जनता ने सच्ची एनसीपी बताकर शरद पवार को मैंडेट दिया। तो इस प्रकार राजनीति के विषाद में एक तरफ शिवसेना, एक तरफ एनसीपी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के महायुति या महागठबंधन के कारण महाराष्ट्र की स्थिति में बेहद परिवर्तन आ चुका है। और उसी परिवर्तन का सीधा सीधा यदि प्रभाव दिखेगा
तो फिर वो 20 नवंबर को दिखेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मूल मुद्दे और वास्तविक मुद्दे क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों एक सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, मराठा आरक्षण। जी हाँ, मनोज परांजपे ने लंबे समय तक भूख हड़ताल की और उन्होंने आरक्षण की मांग की, लेकिन ये मुद्दा कब तक कहाँ तक सफल हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो चुनाव ही तय करेगा। उसी प्रकार महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, जहाँ पर भारत के सर्वाधिक किसान आत्महत्या करते हैं, तो महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति, महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति और खास करके मुंबई में एक नया चेहरा उभर रहा है, और उस चेहरे के कारण बॉलीवुड कहे या भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रहे, उनके ऊपर कहीं न कहीं मौत का साया मंडराने का जो दृश्य दिख रहा है लॉरेंस ग्रुप के द्वारा। तो ये कहा जा सकता है कि क्या 1992 और 1993 में जो अंडरवर्ल्ड जो जिसका प्रभाव था, कहीं उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। इस प्रकार महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक, किसानों की, आरक्षण की और इस प्रकार के तमाम मुद्दे छाए रहेंगे, जो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे। नमस्कार।